नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उपभोक्ता मामले विभाग ने आईआईटी के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई। बिश्केक ने शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक की मेजबानी की। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के मातृत्व अधिकार को संरक्षित करते हुए सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में किए गए 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया और प्रत्यक्ष कर पर जारी डेटा के मुताबिक व्यक्तियों की सकल कुल आय में मजबूत वृद्धि हुई है और कर आधार का विस्तार हुआ है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग ने आईआईटी के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ऐसे नवाचारी एप्स या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना और उनका प्रोटोटाइप तैयार करना है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न का पता लगा सकें। इनमें ब्राउजर एक्सटेंशन, एड-ऑन्स, मोबाइल एप्लीकेशन आदि शामिल हो सकते हैं। डार्क पैटर्न एक अनैतिक ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक है और कंपनियां इसका इस्तेमाल उपभोक्ताओं को उन उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए राजी करने के लिए करती हैं जिन्हें वे मूल रूप से खरीदने का इरादा नहीं रखते हैं। ये एक अनुचित व्यापार पद्धति है। इससे पहले केंद्र सरकार ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए थे। ये दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए गए थे। ये दिशा निर्देश भारत में व्यवस्थित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स, विज्ञापन दाताओं और विक्रेताओं पर लागू होंगे। और आइए अब आपको बताते हैं डार्क पैटर्न के कुछ उदाहरण के बारे में। सास बिलिंग भी डार्क पैटर्न का एक तरीका है। इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सास में आवर्ती भुगतान करवाया जाता है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं से धन एकत्र करने के लिए पॉजिटिव एक्विजिशन लूप्स का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप निर्देशों का एक क्रम होता है। इसे एक निश्चित स्थिति तक पहुंचाने के लिए लगातार दोहराया जाता है। दूसरा है फॉल्स एजेंसी, किसी सेल को सीमित समय के लिए एक्सक्लूसिव सेल के रूप में प्रचारित करना। बास्केट स्नैकिंग यानी यूजर द्वारा फ्लाइट की टिकट खरीदते समय स्वतः ही यात्रा बीमा भी जुड़ जाना। कंफर्म शेमिंग यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर फ्लाइट टिकट बुक करते समय यूजर जब कार्ट में बीमा को शामिल नहीं करता तब भय और अपराध की बोध भावना पैदा करके उपयोगकर्ताओं को सेवा की खरीद या सेवा सदस्यता बनाए रखने के लिए विवश करना। उदाहरण के लिए मैं असुरक्षित रहूंगा मैसेज दिखाया जाना। फोर्स्ड एक्शन, किसी उत्पाद को खरीदने के लिए किसी यूजर को न्यूज़लेटर की सदस्यता लेने के लिए बाध्य करना। सब्सक्रिप्शन ट्रैप यानी कि पेड सब्सक्रिप्शन को रद्द करने की प्रक्रिया को असंभव या जटिल बनाना। इसके अलावा ड्रिप प्राइसिंग, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें उत्पाद लागत के अन्य मूल्य पहले नहीं दिखाए जाते हैं। उत्पाद का कुल मूल्य केवल खरीद प्रक्रिया के अंत में या फिर खरीद की पुष्टि के बाद दिखाया जाता है। और आखिरी है नैगिंग, इसके तहत उपयोगकर्ता को बहुत अधिक रिक्वेस्ट, सूचना, विकल्प आदि भेजे जाते हैं। इससे उपयोगकर्ता परेशान हो जाता है। ये सभी असंबंधित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए भेजे जाते हैं। इससे उपयोगकर्ता के समक्ष इच्छित लेन देन करने में बाधा उत्पन्न होती है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व कई मामलों में तेजी से रिस्क टिपिंग पॉइंट्स पर पहुंच रहा है। रिस्क टिपिंग पॉइंट वो सीमा होती है जिसे पार करने पर एक सामाजिक पारिस्थितिक प्रणाली जोखिमों का सामना करने की अपनी क्षमता खो देती है। ऐसा होने पर विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है। ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट से अलग है। क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स वे सीमाएं हैं जिन्हें पार करने पर वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने वाले कई ऐसे बदलाव आएंगे जिन्हें रोका नहीं जा सकेगा। 6 परस्पर जुड़े रिस्क टिपिंग पॉइंट्स हैं। प्रजातियों की विलुप्ति में तेजी, ये स्थिति श्रृंखलाबद्ध दुष्प्रभावों को जन्म देगी। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली का पतन होने लगेगा। इसके अलावा भूजल स्तर में गिरावट, इससे भूजल प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा जो खाद्य आपूर्ति के लिए संकट पैदा कर सकता है। गौरतलब है कि भारत में लगभग 70% सिंचाई भूजल से होती है।
पर्वतीय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष में मलबा इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से कई उपग्रह नष्ट हो रहे हैं। असहनीय गर्मी हो रही है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में रहना असहनीय हो गया है। इसके अलावा अनइंश्योरेबल फ्यूचर, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब तूफान, बाढ़ या आग जैसे गंभीर खतरे बीमा की लागत को इतना ज्यादा बढ़ा देंगे कि ये सुलभ और किफायती नहीं रह जाएगा। जब कुछ जोखिमों के खिलाफ कुछ क्षेत्रों में या उचित मूल्य पर बीमा की पेशकश नहीं की जाती है, तो इन क्षेत्रों को अनइंश्योरेबल माना जाता है। रिस्क टिपिंग पॉइंट के चालक हैं मानव जनित गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन और अपर्याप्त सहयोग। इसके अलावा बढ़ती वैश्विक मांग का दबाव, विकास और आजीविका के अवसरों में समानता। हालांकि इसके लिए कुछ समाधान भी हैं, जैसे कि बचाव। जोखिमों को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन जोखिम का सामना करने के लिए जरूरी है। साथ ही रिस्क टिपिंग पॉइंट्स की ओर बढ़ने की गति को मंद करने के प्रयास करने चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि प्रणालियों और तंत्रों में व्यापक परिवर्तन करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक अकादमिक शाखा है। ये संस्था एक वैश्विक थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। इसका मिशन पर्यावरणीय खतरों और वैश्विक बदलाव से संबंधित जोखिमों एवं अनुकूलन पर अनुसंधान करना है। ये संस्था पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के बीच अंतर संबंध को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त जोखिमों को कम करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण को बढ़ावा देती है। बिश्केक ने शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक की मेजबानी की। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की वार्षिक बैठक बहुपक्षीय सहयोग की रणनीति पर चर्चा करने, संगठन के वार्षिक बजट का अनुमोदन करने आदि के लिए की जाती है। इस बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान किया। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में शंघाई में की गई थी। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ये संगठन शंघाई स्पिरिट नामक मूल सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। इसमें आपसी विश्वास और लाभ, समानता, सभ्यताओं की विविधता के लिए सम्मान जैसे मूल्य समाहित हैं। इसके 9 सदस्य देश हैं जो कि स्थायी हैं, जिसमें शामिल है चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। वहीं पर्यवेक्षक देश हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। बेलारूस को पर्यवेक्षक के स्तर से बढ़ाकर एक सदस्य देश बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। संगठन के मुख्य लक्ष्य हैं क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना और उन्हें बनाए रखना। सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी बैठक वार्षिक रूप से की जाती है। इसका सचिवालय बीजिंग, चीन में स्थित है। एससीओ के तहत क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना रेड्स की स्थापना उज्बेकिस्तान के ताशकंद में की गई है। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं रूसी और मंदारिन। एससीओ का महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी है और विश्व की जनसंख्या में 40% का योगदान है। इससे अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने में मदद मिलती है। इससे भारत को मध्य एशिया तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिली है। साथ ही इसने यूरेशिया में बहुध्रुवीयता को भी मजबूत किया है। अगली खबर कृषि से संबंधित है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने सहकारी क्षेत्र में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। BBSSL एक सहकारी समिति है। इसकी स्थापना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत 2023 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक किसान को पारंपरिक, प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से तैयार बीज प्राप्त हो सके। साथ ही इसके कार्यों में देश में बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणीकरण, खरीद और प्रसंस्करण पर ध्यान देना भी शामिल है। पारंपरिक बीज प्राकृतिक रूप से स्थानीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ये बीज स्थानीय वातावरण में उत्कृष्ट गुणवत्ता और पोषण बनाए रखने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। भारतीय बीज उत्पादन कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से बीज गुणन की 3-4 पीढ़ियों को ही समाहित करता है। ये प्रणाली बीज की 3 पीढ़ियों की पहचान करती है: प्रजनक बीज, आधारीय बीज और प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज एक किस्म के न्यूक्लियस सीड से तैयार किए जाते हैं। इसका उत्पादन मूल प्रजनक या प्रायोजित प्रजनक
द्वारा किया जाता है। आधारीय बीज प्रजनक बीज से तैयार होता है। इसे ऐसे प्रजनक बीज से उत्पादित करने की आवश्यकता होती है जिसका स्पष्ट रूप से ये पता लगाया जा सके कि ये मूल प्रजनक बीज है। प्रमाणित बीज आधारीय बीज से प्राप्त होता है। पंजीकृत बीज उत्पादक बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की देखरेख में आधारीय बीज से प्रमाणित बीज उत्पादित करते हैं। अब बीज प्रमाणीकरण का लाभ ये है कि किसानों के लिए बीज प्रतिस्थापन दर यानी सीड रिप्लेसमेंट रेट में बढ़ोतरी होगी और सीड रिप्लेसमेंट रेट गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज आधारित फसलीकृत क्षेत्र की माप है। ये बीजों की आनुवांशिक पहचान और आनुवांशिक परिशुद्धता सुनिश्चित करता है। ये बीजों के निर्यात में वृद्धि करता है और इस तरह बीजों की भारतीय किस्मों को बढ़ावा देता है। वैश्विक बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.6% है। भारत में बीज क्षेत्र के लिए कई और भी पहले या प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि बीज अधिनियम 1966। ये बिक्री के लिए कुछ प्रकार के बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करने का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 ये बीज उद्योग की सहायता करती है और किसानों के हितों की रक्षा करती है तथा कृषि जैव विविधता का संरक्षण करती है। इसके अलावा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PPV एंड FR एक्ट 2001 ये कानून पौध प्रजनक के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा बीज ग्राम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत किसानों का प्रशिक्षित समूह अलग अलग फसलों के बीजों के उत्पादन में शामिल होता है और इन्हीं बीजों से खेती करता है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन भी शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत बीज और रोपण सामग्री उप मिशन शुरू किया गया। और अगला टॉपिक न्यायपालिका के महिला अधिकारों से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण निर्णय पर है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के मातृत्व अधिकार को संरक्षित करते हुए सरोगेसी विनियमन नियम 2022 में किए गए 2023 के संशोधन को रद्द कर दिया है। मेयर रोकी तांस्की कस्टर हॉसर सिंड्रोम से पीड़ित एक महिला ने 2023 के संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस संशोधन के मुताबिक नर और मादा दोनों युग्मक इच्छुक दंपति से होने चाहिए। इस प्रावधान को इसलिए चुनौती दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता महिला में अंडाशय और गर्भाशय नहीं है। इस कारण वो सरोगेसी के लिए अपने अंडाणु दान नहीं कर सकता था। केंद्र ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत सरोगेसी की प्रक्रिया का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक कि बच्चा इच्छुक दंपति से आनुवंशिक रूप से संबंधित न हो। इसलिए डोनर एग्स के उपयोग की मनाही की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नियम 14A लागू होने पर इच्छुक दंपति से जुड़े शब्दांश आनुवंशिक रूप से संबंधित यानी कि पति से संबंधित के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। नियम 14A विशेष रूप से गर्भाशय की अनुपस्थिति या किसी भी संबद्ध स्थिति को ऐसे चिकित्सा संकेत के रूप में चिन्हित करता है जहां गर्भावस्था सरोगेसी की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून महिला केंद्रित है। इस प्रकार सरोगेसी से संतान प्राप्ति का निर्णय पूरी तरह से महिला द्वारा गर्भधारण करने में असमर्थता पर आधारित है। सरोगेसी को सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके तहत एक महिला इच्छुक दंपति के लिए संतान बच्चे के लिए गर्भधारण करती है और उसे जन्म देती है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति दी गई है। व्यावसायिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है और इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इच्छुक दंपति को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। इसमें महिला के लिए आयु सीमा 23 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 26 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही उनकी कोई जीवित संतान भी नहीं होनी चाहिए। सरोगेसी के लिए तैयार महिला विवाहित होनी चाहिए, उसकी अपनी जीवित संतान होनी चाहिए और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड इस अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है। साथ ही ये राज्य ART-SBs के कामकाज की भी निगरानी करता है। अगली खबर प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। प्रत्यक्ष कर पर जारी डेटा के मुताबिक व्यक्तियों की सकल कुल आय में काफी वृद्धि हुई है और कर आधार का विस्तार हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2013-14 से आकलन वर्ष 2021-22 तक की अवधि के लिए आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न की संख्या बढ़कर 6.37 करोड़ हो गई है। ये 90% की वृद्धि है। व्यक्तिगत करदाता की औसत सकल कुल आय बढ़कर लगभग 7 लाख रुपए हो गई है। ये 56% की वृद्धि है। शीर्ष 1% व्यक्तिगत करदाताओं की औसत सकल कुल आय में 42% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत निचले 25% व्यक्तिगत करदाताओं की आय में 58% की वृद्धि हुई है। सकल कुल आय में आनुपातिक योगदान शीर्ष 1% व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान 15.9% से घटकर 14.6% हो गया है। वहीं निचले 25% व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान
योगदान 8.3% से बढ़कर 8.4% हो गया है और मध्यम स्तर के 74% करदाताओं का योगदान 75.8% से बढ़कर 77% हो गया है। कर आधार उन सभी आय, संपत्ति, परिसंपत्ति, उपभोग, लेन देन या अन्य आर्थिक गतिविधियों का कुल मूल्य है जिन पर कर प्राधिकरण द्वारा कर लगाया जाता है। कर आधार बढ़ने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सामाजिक और भौतिक अवसंरचनाओं का वित्त पोषण करने की सरकार की क्षमता को बढ़ाता है। इससे कर की दर कम होने की संभावना बढ़ जाती है और नए उपकर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। साथ ही ये आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बेहतर योजना और बजट निर्माण में मदद करता है। कर आधार बढ़ाने के कई उपाय हैं, जैसे स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए, रिटर्न भरने की प्रक्रिया आसान की जानी चाहिए, कर दायरे में आने वाले लेकिन रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान चलाया जा रहा है। इसके लक्ष्य किसानों को NMPB के माध्यम से औषधीय पौधों की खेती में उपयोग की जाने वाली विशेष तकनीकों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वन हेल्थ एक एकीकृत और समानतापूर्ण दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को संतुलित और अनुकूलित करना है। NMPB का गठन 2000 में किया गया था। इसे औषधीय पादप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया था। ये आयुष मंत्रालय के एक अनुभाग में कार्य कर रहा है। इसका कार्य अलग अलग मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए एक उचित तंत्र विकसित करना और औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नीतियों को लागू करना है। अगला टॉपिक है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां। RBI ने CICs को उधारकर्ता की ऋण या क्रेडिट संबंधी जानकारी को अपडेट करने या उसमें संशोधन करने में देरी करने पर उधारकर्ताओं को मुआवजे देने संबंधी फ्रेमवर्क जारी करने का निर्देश दिया। यदि शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां शिकायतकर्ता को मुआवजा देंगी। CIC उधारकर्ता की क्रेडिट या ऋण संबंधी जानकारी का रखरखाव करती हैं। बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को इस जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाती है। CIC बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से जानकारी एकत्र करती है। ऋण देने वाली संस्थाएं उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता तय करने के लिए CIC क्रेडिट रिपोर्ट का संदर्भ लेती हैं। CIC को RBI लाइसेंस प्रदान करता है। अगला टॉपिक है रेफरेंस फ्यूल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया। वर्तमान में भारत द्वारा रेफरेंस फ्यूल का आयात किया जाता है। रेफरेंस फ्यूल प्रीमियम तथा उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद होते हैं। इनका उपयोग वाहन के मूल उपकरण विनिर्माता और ऑटोमोटिव क्षेत्र में टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन में शामिल संगठन वाहनों के कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के लिए करते हैं। रेफरेंस फ्यूल के लिए ईंधन संबंधी मानक व्यावसायिक गैसोलीन और डीजल की तुलना में कहीं ज्यादा कठोर होते हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पादित रेफरेंस फ्यूल ऑटोमोटिव उद्योगों के मानकों के अनुरूप होंगे। साथ ही इन्हें उचित मूल्य पर और समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ATR अन्नामलाई पहाड़ियों के तमिलनाडु वाले हिस्से में स्थित है। ये दक्षिणी पश्चिम घाट में पलक्कड़ दर्रे के दक्षिण में स्थित है। ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। ATR के करियानशोला, ग्रास हिल्स और मंजमपट्टी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। ये रिजर्व मालासर, मले मालासर, काडर, एरावलर, पुलेयर और मुदुवर नामक 6 जनजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पर बालसम, आर्किड और कुरुंची वनस्पति पाई जाती है। जीव जंतुओं में बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी और नीलगिरी ताहर और गौर यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाय की देशी नस्ल गिर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत गाय की देशी नस्ल गिर के पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग 2014 से कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य देशी गोवंश नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। मूल रूप से गिर गाय गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है। गाय की ये नस्ल महाराष्ट्र और निकटवर्ती राजस्थान में भी पाली जाती है। ये ज्यादा दूध देती है। साथ ही ये शांत प्रवृत्ति वाली, अधिक सहनशील और किसी भी क्षेत्र के अनुकूल हो जाने वाली नस्ल है। इसमें भारत के संपूर्ण मध्य क्षेत्र तथा उत्तरी और दक्षिणी भागों की जलवायु के अनुकूल होने की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि इसे इन क्षेत्रों में कहीं भी पाला जा सकता है। मवेशियों की अन्य देशी नस्लें हैं लाल सिंधी, साहिवाल और हल्लीकर।
पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। हरियाणा में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 124 स्कूलों का उद्घाटन किया गया। ये योजना 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में खर्च होने वाली राशि का 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दिया जाता है। इस योजना का लक्ष्य केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करके 14,500 से ज्यादा पीएम श्री स्कूलों की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, साथ ही बच्चों को उनकी स्वयं की सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है। इस योजना की अवधि 2022-23 से 2026-27 तक प्रस्तावित है। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों से संबंधित एक विकार है। ये विकार हड्डियों की सघनता में होने वाले क्षरण के कारण उत्पन्न होता है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ये विकार तब उत्पन्न होता है जब बोन मिनरल डेंसिटी यानी बीएमडी और बोन मास में कमी आती है, अथवा जब हड्डी की संरचना और कठोरता में बदलाव होता है। इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के इससे प्रभावित होने की संभावना ज्यादा होती है। रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज मासिक धर्म का बंद होना है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण है रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, कलाई और कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर होना, व्यक्ति की लंबाई में कमी आना, रीढ़ की हड्डी में विकृति आना। अगला टॉपिक है वज्र मुष्टि कलागा। वज्र मुष्टि कलागा कुश्ती का एक अनूठा रूप है। यह पारंपरिक कुश्ती से अलग होता है। इसमें 2 जट्टी यानी 2 लड़ाकू शामिल होते हैं। इसमें प्रतिद्वंदी कुश्ती में शामिल होने के लिए वज्र मुष्टि नामक एक हथियार का उपयोग करते हैं। वज्र मुष्टि को नक्कल डस्टर यानी भुज भी कहा जाता है। इस खेल में जो भी पहलवान पहले अपने प्रतिद्वंदी के सिर से खून निकालता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इसका आयोजन नवरात्रि के 9वें दिन मैसूरू पैलेस कर्नाटक में किया जाता है। इसका पहली बार उल्लेख चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय की कृति मनसोल्लास में प्राप्त हुआ था। पुर्तगाल यात्री फर्नानी नूनेज ने भी कुश्ती के इस रूप का उल्लेख किया है। उसके अनुसार ये खेल विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। कतर, यहाँ की राजधानी दोहा है। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कतर पश्चिम एशिया में अवस्थित है। इसकी स्थलीय सीमा एकमात्र देश सऊदी अरब के साथ लगती है। इसका शेष क्षेत्र फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट और कतर प्रायद्वीप पर स्थित है। कतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। रेत के टीले और साल्ट फ्लैट्स या सबख यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं। यहाँ ताजे जल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। कतर का उच्चतम बिंदु है अबू अल बावल हिल। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।